हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। कल की क्लास में हम लोगों ने जो अपना मैराथन देखा था, वो मैराथन में हमने डायरेक्टर्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने बेसिक बातें कर ली थी कि डायरेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। चैप्टर 14 अपना पूरा कंप्लीट हो गया था, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद में हमने कमिटी वगैरह देख ली थी कौन कौन सी होती है। लास्ट में जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे थे वो अपना सेक्शन क्या था, सेक्शन 179। सेक्शन 179 अपना कौन सा है, पावर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग अपना क्या देखने वाले हैं, सेक्शन 180। सेक्शन 180 अपना क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। देखो यहाँ पे जो भी हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 180, ये बेसिकली क्या डील करता है, आपको कुछ लिमिट्स गिवन है। ठीक है, अगर आप वो लिमिट के विद इन रह के काम करते हो तो आपको क्या करना है, बीआर पास करके आपका काम हो जाएगा। अगर आप लिमिट से एक्सीडिंग कुछ काम करते हो तो आपको क्या पास करना होगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ऐसा सेक्शन 180 कहता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हमें चार बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, अगर कोई कंपनी है और कंपनी क्या करना चाहती है, अपनी अंडरटेकिंग को सेल करना चाहती है। अगर आपको अंडरटेकिंग को सेल करना है या तो होली या फिर सब्सटैंशियली होली, ठीक है, तो फिर आपको क्या काम करना होगा, एसआर पास करना होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अंडरटेकिंग किसे कहते हैं, और फिर हमें ये देखना है कि सब्सटैंशियल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें अंडरटेकिंग की, तो देखो अंडरटेकिंग की अगर हम लोग बात करें तो या तो आप क्या देख लो कि कितना इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप क्या देख लो कि उसकी वजह से कितनी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो क्या बोला, अगर हम उसमें देखें इन्वेस्टमेंट, तो जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो अगर 20% ऑफ द नेट वर्थ से एक्सीड कर रहा है तो उस केस में उसको हम क्या बोल देंगे, अंडरटेकिंग। जैसे मतलब आपने मान लो कोई एसेट परचेज किया है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट ज़्यादा है, 20% ऑफ नेटवर्थ से ज़्यादा है, तो वो अंडरटेकिंग है। या फिर आप क्या देखोगे, इनकम, और इनकम कितनी आ रही है, 20% और मोर आ रही है वहाँ से इनकम, तो भी वो किस में आ जाएगा, अंडरटेकिंग। और अगर हम बात करें सब्सटैंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग, तो सब्सटैंशियली होल जैसे ऊपर हमने अंडरटेकिंग निकाल लिया। अब अगर हम उस अंडरटेकिंग को पूरा नहीं बेच रहे, उस इन्वेस्टमेंट को पूरा नहीं बेच रहे, 20% या मोर सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, सब्सटैंशियली होल। तो सब्सटैंशियली होल करोगे तब भी आपको क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, तब भी आपको एसआर पास करना होगा। आपको याद होगा क्लास में हमने प्रॉपर इसका एग्जाम्पल किया था, अंडरटेकिंग कैसे निकालते हैं, देन उसका सब्सटैंशियल पोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन क्लास में हमने किया था, एक बार आप अपने नोट्स में से रेफर कर लेना। अब आते हैं सेकंड 181B। सेकंड तो एकदम सिंपल है। देखो क्या हुआ, हमारे पास हमने क्या करा, मर्जर अमेलगमेशन कुछ किया और वहाँ से हमें कोई कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ। अगर आप उस कॉम्पनसेशन को इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पर भी, लेकिन अदरवाइज देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, मतलब ट्रस्ट में करोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में, उसके अलावा कहीं भी और इन्वेस्टमेंट करते हो पहले आपको एसआर पास करवाना होगा। ठीक है, तीसरा अपना बोरोइंग्स वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे हमने डिस्कस किया है, अलग अलग चैप्टर्स में भी आता है ये। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी वगैरह बोरो कर रहे हैं, अब जो आप मनी बोरो कर रहे हो वो आपको टोटल चेक करना है, मतलब पुराना वाला भी चेक करना है, एज वेल एज आप जो न्यू बोरोइंग कर रहे हो वो भी आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपने जो मनी बोरो किया है वो लिमिट से एक्सीड कर रहा है, लिमिट कितनी है अपनी, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर वो इससे एक्सीड करता है तो एसआर, इसकी विद इन है तो बीआर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें से हमें एक्सक्लूड करना है, किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है, हमें यहाँ पे टेम्प्ररी लोन्स को हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। टेम्प्ररी लोन्स कौन से होते हैं, रिपेबल ऑन डिमांड या विद इन 6 महीने, और ये टेम्प्ररी लोन्स आपने किस पर्पस के लिए लिए होने चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए लिए होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला है, जैसे मान लो डायरेक्टर वगैरह है, हमने उसको कोई डेट वगैरह दिया और हम अभी उसको टाइम दे रहे हैं कि या तो आप जो टाइम एक्सटेंशन कर लो रीपेमेंट का, या आप अपना जो डेट है हम उसको रेमिट कर रहे हैं, मतलब माफ़ ही कर दिया, ऐसा करने से पहले भी हमें एसआर पास कराना होगा। ठीक है, तो ये अपनी हो गई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस, ये पूरा हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है, इसको आप एक बार देख लेना जो हमने रेगुलर क्लास में कवर किया था। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 2-3 बेसिक टॉपिक है कि आप चैरिटेबल फंड्स हो गया या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो गया, क्या आप ये दे सकते हो, आप ये दे सकते हो, कंडीशन मान लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें परमिसिबल हो जाती हैं। चलो
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो अपना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 186। देखो सेक्शन 186 जो है वो किसके बारे में बात करता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है अपना सेक्शन 186। देखो यहाँ पे इसमें हमें जो सबसेक्शन 1 पढ़ना है, सबसे पहले तो क्या बोला, अगर कोई कंपनी है और अगर कोई कंपनी सब्सिडरीज फॉर्म करती है तो वो ओनली 2 ही लेयर्स अलाउड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए की सब्सिडरी है बी और बी की सब्सिडरी है सी, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट लेयर, ये हो गई अपनी सेकंड लेयर। क्या सी आगे डी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? नहीं, बिकॉज ये कौन सी हो जाएगी, ये थर्ड लेयर काउंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। मान लो अगर हम किसी ऐसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं जो फॉरेन कंपनी है और उसकी ऑलरेडी 2 से ज़्यादा लेयर्स बनी हुई हैं, तो फॉरेन कंपनी को अगर आप अक्वायर करते हो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। या लॉ ने अलाउ कर दिया तब कोई प्रॉब्लम है क्या? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें होली और सब्सिडरी की, तो होली और सब्सिडरी यहाँ लेयर्स में काउंट नहीं होगी, वो एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शंस में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या बोला, सेक्शन 186(1) किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और गवर्नमेंट कंपनी, यानी यहाँ पे इनकी लेयर्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपना सेक्शन है वो है सेक्शन 186 सबसेक्शन 2। अब देखो क्या बोला, अगर कोई कंपनी अगेन किसी और कंपनी को लोन दे रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमें यहाँ पे लिमिट गिवन है। अगर आप विद इन द लिमिट काम करोगे तो आप बीआर पास कर लो, पर बीआर होगा यूनानिमस 100% वाला। अगर आप एक्सीडिंग द लिमिट काम करते हो तो आपको क्या पास करना होगा, आपको एसआर पास करना होगा, जो आपका यहाँ पे लिमिट है वो अभी हमें यहाँ पे देखनी है। तो जो लिमिट है वो हमें 2 लिमिट गिवन है, कितना, देखो 60% हमें लेना है किसका, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और एसपीआर का। एक तो लिमिट ये हो गई, और दूसरी लिमिट क्या है, 100% हमें लेना है किसका, फ्री रिजर्व्स और एसपीआर का। इन दोनों में से जो भी अमाउंट अगेन हायर है, अगर आप उस लिमिट तक काम करते हो तब आप ओनली क्या पास करके चला सकते हो काम, बीआर, बट यूनानिमस। इस लिमिट से एक्सेस में अगर आप काम करते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। अगेन ये लिमिट के साथ साथ हमने पूरा एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था क्लास में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, वो आप वहाँ से रेफर कर लेना। चलो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। देखो टॉपिक जो है वो क्या है, 186(2) के एक्सेप्शंस क्या क्या है। अब देखो वही वाली जो कंपनीज होती है जिनका रेगुलर काम है, ये जैसे बैंक्स हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, तो ये सब किस में आ जाएंगे, एक्सेप्शन में आ जाएंगे। मतलब इनके ऊपर 186(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस या इंफ्रा वाली कंपनीज है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, देखो ये जो एक्सेप्शन है ये सब पे एप्लीकेबल है, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। पर ये वाले जो एक्सेप्शन है ये ओनली किस पे एप्लीकेबल है, इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इस वाले केस में, बाकी सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 187। सेक्शन 187 क्या बात करता है कि हम अगर एक कंपनी है और हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमें अपने खुद के नाम पे करने हैं, हम किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है और उसको अपनी होली और सब्सिडरी बनानी है, तो लेट्स से वो एक प्राइवेट कंपनी को क्या बनाती है, अपनी होली और सब्सिडरी। अब वो होली और सब्सिडरी, इसका मतलब 100% कैपिटल किसके पास में रहेगा, कंपनी के पास में। अगर हम एग्जाम्पल ले तो एबीसी ने बनाओ पीक्यूआर को, क्या बनाया, होली और सब्सिडरी। अब 100% कैपिटल किसके पास में है, उसका एबीसी के पास में। लेकिन हम जानते हैं ना कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। तो 1% तो कौन हो गया यहाँ पे, एबीसी, और एक और उसको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन में हमें क्या बोला गया है कि इस केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट तो खुद कर लो, पर इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे रख लो, नॉमिनी के नाम पे, बिकॉज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपका वहाँ पे अलाउड हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। चलो, और इसके भी हमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस गिवन है। एक्सेप्शंस एक बार आप रीड कर लेना।
बेसिकली यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शन रिलेटेड है। अगर आपने मान लो बैंक को कोई एजेंट बनाया और बैंक के थ्रू अगर आपने कोई काम करा है तो वो सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे एक्सेप्शंस में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है विच इज़ अपना सेक्शन नंबर 188। सेक्शन 188 अपना कौन सा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे देखो, कंपनी अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रही है किसके साथ में, अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ में, क्या आरपीटी करना अलाउड है? हाँ, आरपीटी करना अलाउड है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि आरपीटी करना अलाउड ही नहीं है। नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, सेक्शन 188 के कंप्लायंसेस मानने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हमें लिमिट्स गिवन है। अगर आप विद इन द लिमिट काम करते हो तो आपको क्या करना होगा, बीआर पास करना होगा। अगर आप एक्सेस द लिमिट्स काम करते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको ओआर पास करना होगा। यहाँ पे एसआर नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ओआर पास करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें डेफिनेशन गिवन है कि किस किस को हम बोलते हैं रिलेटेड पार्टी, एंड देन हमें डेफिनेशन गिवन है कि किस किस को हम बोलते हैं रिलेटिव्स। ये हमने क्लास में डिटेल में बात की थी, एग्जाम्पल भी बनाए थे इवन इस केस में। यहाँ पे एक बार आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना, डेफिनेशंस ही हैं ये दोनों की। ये देख लो, हमने पूरे जो एग्जाम्पल डेफिनेशन के वो एग्जाम्पल भी नोट कर रखे हैं, तो आपको याद होगा हमने क्लास में एकदम प्रॉपर ये बात की थी। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो एक तो रिलेटेड पार्टी का हो गया और एक डेफिनेशन किसकी आ गई, रिलेटिव की डेफिनेशन आ गई, तो वो भी आप यहाँ पे देख लेना। अब हम प्रॉपरली जो अपना एक्ट का सेक्शन है वो स्टार्ट करें। तो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर आप विद इन द लिमिट काम कर रहे हो तो आपको क्या पास करना होगा, बीआर पास करना होगा। अगर आप एक्सीडिंग द लिमिट काम कर रहे हो तो आपको क्या पास करना होगा, ओआर पास करना होगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं एट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में, और वो भी किस पे, एट आर्म लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है, मतलब आपने ट्रांजैक्शन किया उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आप जो ट्रांजैक्शन है वो जनरल अननोन नॉर्मल पब्लिक के साथ में कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है तो क्या हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, क्या ये सेक्शन में वो आएगा कंडीशन मानने के लिए, नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी हम यहाँ पे अप्रूवल लेंगे वो अप्रूवल भी आप बाय सर्कुलेशन नहीं ले सकते हो, आपको बोर्ड मीटिंग में ही इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमें लिमिट्स गिवन है कि अगर आप आरपीटी करते हो तो ये कितनी लिमिट को एक्सीड कर रहे हो आप, तो आपको ओआर पास करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, सेल परचेज किसका कर रहे हैं हम लोग, गुड्स का, या फिर किसका कर रहे हैं हम लोग, मटीरियल्स का। चाहे आप ये काम डायरेक्टली करो, चाहे आप ये काम कैसे करो, थ्रू एजेंट। अगर आप ये गुड्स का काम करते हो, ठीक है, तो गुड्स का काम कर रहे हो तो आपकी लिमिट कितनी है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 10% और मोर ऑफ एनुअल टर्नओवर, इतनी है ना तो आपको ओआर पास करना है। 10% से कम है तो बीआर पास करके काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट वाला अपना हो गया गुड्स का। देखो सेकंड वाला किसका है, सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट अपना गुड्स का ट्रांजैक्शन है, सेकेंड अपना प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है। अगेन वैल्यू सेम है 10%, लेकिन यहाँ पे 10% टर्नओवर का था ऊपर, यहाँ पे 10% किसका है, टर्नओवर का नहीं है, नेटवर्थ का है। अब हमें कैसे याद रहेगा कहाँ पे टर्नओवर है कहाँ पे नेटवर्थ है, सुनो, जो आइटम्स P&L को इम्पैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम निकालेंगे 10% ऑफ टर्नओवर और जो आइटम्स किसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आइटम्स बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम टर्नओवर नहीं निकालेंगे, वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, नेटवर्थ। तो प्रॉपर्टी वाला आइटम है किस में आएगा, असेट में, तो इसीलिए वो जो आइटम है वो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए हमने नेटवर्थ लेना है। ऊपर गुड्स हैं, गुड्स किसको इम्पैक्ट करता है यहाँ पे, P&L को, इसीलिए हमें क्या लेना है, 10% ऑफ टर्नओवर। थर्ड है लीजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो है पर लीज पे है, बैलेंस शीट इम्पैक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है, इसीलिए 10% ऑफ टर्नओवर। इसके बाद में सर्विसेज है, वो भी कितना है, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, हम किसी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे, अपनी कंपनी में या अपनी सब्सिडरी कंपनी में या अपनी एसोसिएट कंपनी में। तो क्या बोला, अगर हम उसको मंथली रेम्यूनरेशन दे रहे हैं मोर देन 2.5 लाख तो फिर आपको ओआर पास करना होगा। और इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, अगर हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब हम अंडर राइटर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कमीशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी कितना अगर है
मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ, तो आपको क्या पास करना है, OR पास करना है। हाँ, ओके। इसके बाद क्या बोला कि जो भी हमें ये लिमिट्स काउंट करनी है, ये लिमिट्स आप इंडिविजुअली भी लोगे और ये लिमिट्स आप टोटल करके भी काउंट करोगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब इंडिविजुअली लिमिट पे एक्सीड हो रहा है तब भी, और अगर आपका टोटल करके एक्सीड हो रहा है तब भी, दोनों ही आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी है और जब भी हम वोटिंग करवा रहे हैं, क्या रिलेटेड पार्टी फेवर में वोट कर सकती है रेजोल्यूशन के? ऑब्वियसली उसको अलाउड नहीं है वोटिंग करना। ठीक है, चलो इसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन आपको क्या करना है, उसका डिस्क्लोजर आपको देना होगा। इसके बाद क्या बोला, अगर आपने रेजोल्यूशन पास किए बिना किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर किया है तो फिर वो ट्रांजैक्शन जो है उसको हमें क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफाई करवाना है। जैसे मान लो ट्रांजैक्शन विद इन द लिमिट था, BR पास करना था, आपने BR पास किया, क्या आपने BR पास नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या करो, बोर्ड से रेटिफाई करो। रेटिफाई क्या होता है, कंफर्म करवाओ। कितने टाइम में, 3 महीने में। और अगर यानी मान लो मेंबर्स से हमें OR पास करवाना है, वो हमने पास नहीं करवाया और ऐसे ट्रांजैक्शन कर लिया, तो विद इन 3 महीने में आप मेंबर्स से उसका क्या करवाओ, अप्रूवल, मतलब रेटिफिकेशन करवाओ। अगर रेटिफाई नहीं होता है फिर ट्रांजैक्शन क्या मान लिया जाएगा, वॉइडेबल मान लिया जाएगा। यानी यहाँ पे सामने वाले पार्टी के पास में ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। और जिसकी भी गलती है वो कंपनी को क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, उसकी वजह से जो भी लॉस कंपनी को हुआ है। और इसके अलावा जो पेनल्टी वगैरह आनी है वो तो उसके ऊपर आ ही जाएगी। और आपको याद हो जो अपन ने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, वहाँ पर भी हमने बात पढ़ी थी कि डायरेक्टर 5 इयर्स तक क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर जाएगा। और ये मैं पेनल्टी गिवन है, एक बार देख लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि है अपना ओमनिबस अप्रूवल। अच्छा, हमने एक कमेटी पढ़ी थी, ऑडिट कमेटी। देखो कुछ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे, ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमें पता है कि यार ये ट्रांजैक्शन अपनी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये रेपिटेटिवली होंगे ही पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या उनकी वैल्यू में पहले से पता है, तो हम बार बार अप्रूवल देंगे, तो हम पहले से ही एक ही बार उसको क्या कर देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं। तो बार बार अप्रूवल लेने के बजाय एक ही बार में उसको क्या मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है। और वो जो अप्रूवल है वो 1 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑमनिबस अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक का आपने अप्रूवल दिया है टोटल में, पर ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो सारी चीज़ें हैं। और किस तरीके से हमें कमिटी को वो ट्रांजैक्शन क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ये सारी बातें भी हमें वहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बार आपने RPT कर लिया उसके बाद आप चेक नहीं करोगे, नहीं, RPT किया है तो कमिटी टाइम टू टाइम उसको चेक भी करती रहेगी, रिव्यू भी करती रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ ठीक से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और इसके अलावा वो ये भी डिसाइड, देखो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होंगे अगर, या बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू के हैं, तो क्या हम उसको ऐसे एक साथ अप्रूवल दे पाएंगे क्या, नहीं। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जहाँ पे आप जब भी करो उससे पहले आपको अप्रूवल मांगना होगा। तो इस सिचुएशन में क्या बोला, वो ट्रांजैक्शन भी आप डिसाइड कर लो जहाँ पे हम ऑमनिबस अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हमें एक तो क्या चेक करना है अप्रूवल देने के लिए, ऑमनिबस वाला रेपिटेटिवनेस, रिपीट हो रहे हैं तो ही तो आप दोगे, जस्टिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। फिर जब भी आप ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल दे रहे हो, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मेंशन होगी कि किसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या ड्यूरेशन रहेगा, टाइम पीरियड जो है वो कितना रहेगा, ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, कितनी प्राइस रहेगी, तो ये सब चीज़ें पहले से आप डिसाइड कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पहले से प्राइस पता नहीं होती है कि अच्छा इतनी प्राइस होगी जिस पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आप एक मैक्सिमम वैल्यू सेट कर लो जिसके लिए आप अप्रूवल दे सकते हो। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 CR, मतलब 1 CR से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए क्या आप ऑमनिबस अप्रूवल दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये हमने एक बात पहले कर ली थी कि अगर
आप ऑमनिबस अप्रूवल देते हो तो वो ऑमनिबस अप्रूवल वैलिड रहेगा कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर मैक्स। और उसके बाद वही वाली सेम चीज़ है कि अगर आपने बिना पूछे किया ट्रांजैक्शन तो आप रेटिफाई करवा लो, रेटिफाई कर दिया तो अच्छी बात है, कमेटी ने रेटिफाई नहीं किया विदिन 3 मंथ्स तो वो अगेन क्या हो जाएगा, वर्डेबल। तो ये जो सेम अपन ऊपर पढ़कर आए हैं ये सेम ही यहाँ पर वापस से हमें गिवन है, ठीक है। सो विद दिस जो अपना चैप्टर नंबर 15 है वो भी अपना चैप्टर यहाँ पे डन होता है। तो अपना डायरेक्टर्स का चैप्टर 14 भी हो गया एंड देन डायरेक्टर्स का चैप्टर 15 भी हो गया। अभी डायरेक्टर्स के 2 और चैप्टर्स रिमेनिंग हैं, उसमें से अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो अपना चैप्टर कौन सा रहेगा, बोर्ड मीटिंग्स का चैप्टर रहेगा। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग्स पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आपको याद हो तो जो हमने एक चैप्टर लिया था जनरल मीटिंग्स का, है ना। तो जनरल मीटिंग्स में हमने बात की थी कंपनी में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, और एक कौन होते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स। तो जो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है ऑब्वियसली बात है कि वो भी देखो, कभी भी कोई डायरेक्टर क्या इंडिविजुअली काम कर सकता है, नहीं, कलेक्टिवली आपको काम करना है। तो जब एक डायरेक्टर इंडिविजुअली काम नहीं कर पाएगा, सब मिलकर काम करेंगे, तो वो सब मिलकर कहाँ काम करेंगे, बोर्ड मीटिंग में तो काम करेंगे। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग्स जो होती हैं वो जो है यहाँ पे कितनी होंगी साल में, तो मिनिमम 4 हमें बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करवानी होती है एक साल में। अगर आप बोल दोगे तो डायरेक्टर्स भी तो आलसी होते हैं, ठीक है ऐसे ही बैठे बैठाए काम होता रहेगा, नहीं। एक्ट क्या बोलती है, कम से कम कितनी मीटिंग्स करवाओ, बोर्ड मीटिंग्स, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का गैप मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 120 डेज का गैप होना चाहिए, कितना, 2 मीटिंग्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कौन सी कंपनी है, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, या ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, इसके लिए हमें क्या गिवन है, एक्सेप्शंस, एग्जेम्पशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंपनी इसको साल में मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग करानी होती है, 4, लेकिन इन कंपनी को कितनी करवानी है, 2 ही मीटिंग्स करवानी है मिनिमम, ठीक है। और ये जो उनको 2 मीटिंग्स करवानी है, ये 2 मीटिंग्स उनको कैसे करवानी है कि एवरी हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, एवरी हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में कम से कम मिनिमम कितनी मीटिंग हो, एक बोर्ड मीटिंग तो हो जाए। इसका मतलब जैन से लेके और जून तक में आपको एक मीटिंग करनी है, एंड देन जुलाई टू दिसंबर आपको कितनी करनी है, एक और मीटिंग करनी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर हमने डेज पढ़े तो मैक्सिमम कितने डेज होते हैं, गैप मैक्सिमम 120, लेकिन यहाँ पे जो गैप है ना इन दोनों के बीच का, वो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम गैप है। मिनिमम गैप कितने डेज का है, 90 डेज का। क्यों बोला ऐसा, देखो फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसी कंपनी हो जिसने मान लो एक मीटिंग करवा ली जून एंड में और एक मीटिंग करवा ली जुलाई बिगिनिंग में। अब क्या बोल रही है कि 2 जो हाफ ईयर्स है मैंने करवा तो ली, लेकिन दोनों के बीच का गैप कितना सा है, तो ऐसे आप बस ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए मीटिंग करवाओगे क्या, नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम गैप कितना होगा, अगर आप 2 मीटिंग्स करवाते हो तो उनके बीच का मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये वाली चीज़ क्या हो गई, एक तरीके से एग्जेम्पशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि जनरल मीटिंग में कंपनीज एक्ट तो लग ही रहा है, कंपनीज एक्ट लगने के साथ साथ और क्या एप्लीकेबल हो रहा था, SS2, यहाँ पर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे SS कौन सा है हमारे पास में, SS1, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा हमने जो यहाँ पे एक बात की थी, जैसे यहाँ पे क्या बोला एक्ट ने तो क्या बोल दिया, मिनिमम आपको क्या करना है, 4 बोर्ड मीटिंग्स करवानी है। अब हम 4 करवाएं फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर में, तो SS1 ने क्लैरिफाई किया है कि ये 4 आपको करवानी है कैलेंडर ईयर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो हम अब फाइनली अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है बोर्ड मीटिंग्स। चलो, चैप्टर क्या है अपना, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड कमिटी। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में
मेन तो बोर्ड मीटिंग है और कुछ कुछ प्रोविजन हमें किसी गिवन है, कमिटी मीटिंग से गिवन है, तो पहले अपन पूरा बोर्ड मीटिंग देख लेंगे। कमिटी मीटिंग से 2 से 3 टॉपिक है, बेसिक हैं, वो हम आगे कवर करते हैं। चलो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें इंट्रो में क्या गिवन है, वही कि बोर्ड क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, एसेंशियल्स, देखो बोर्ड मीटिंग क्यों हो रही है, कंपनीज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ग्रोथ कैसे करना है, डिस्कशन कैसे करना है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, उसको आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ से आ जाओ, अब हम फाइनली अपना क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी कि आपकी कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, और इसके अलावा जो हमने बात की थी कि 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, वो सब कुछ अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन हमें कौन सा स्टार्ट करना है, यहाँ पे सेक्शन है अपना 173। देखो सबसे पहले जैसे कल हमने बात की थी एजीएम के बारे में, तो एजीएम भी हमने बात की थी कि पहली एजीएम कब होनी चाहिए। सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी, इन कॉर्पोरेशन के 30 डेज में, ठीक है। तो इन कॉर्पोरेशन के 30 डेज में आप करवा लो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद वही बोला है कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होगी, और उनके बीच का मैक्सिमम गैप कितना होगा, 120 डेज का मैक्सिमम गैप उनके बीच में होगा। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे जैसा हमने बात की थी कि 4 जो मीटिंग्स है वो आपको कब करवानी है, कैलेंडर ईयर में, ऐसा कौन बोलता है, अपना एसएस बोलता है। और ये जो हमने एक्सेप्शन के बारे में बात की थी, ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट एंड प्राइवेट विच इज स्टार्टअप, तो इनके लिए जो हमने बात की थी कि 2 ही आप करवा लोगे तो भी वो एक वैलिड कंप्लायंस माना जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि कहाँ पर वो मीटिंग कंडक्ट हो सकती है जो एक बोर्ड मीटिंग है। तो क्या बोला, कहाँ पे हो सकती है वो, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी हो सकती है या फिर एनी अदर प्लेस भी हो सकती है। इन इंडिया भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एजीएम में, अच्छा एक और चीज़ है, मिक्स मत कर देना, जनरल मीटिंग के प्रोविजन डिफरेंट चलेंगे। देखो टॉपिक सेम है, बिकॉज मीटिंग्स हैं, वो भी मीटिंग्स है, ये भी मीटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा है जनरल मीटिंग का, लिख कर आ जाएंगे बोर्ड मीटिंग का, तो उसका वेन्यू अलग पड़ा था हमने, यहाँ पर वेन्यू अलग है, ध्यान से आंसर करना, ठीक है। इसके बाद हम मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। और ये तो है कि मीटिंग होने से पहले क्या आपको नोटिस इशू करना है क्या, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला कि क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग करवा सकते हैं। देखो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो जिस टाइम पे मीटिंग हो रही हो और जहाँ मीटिंग हो रही हो प्रेजेंट हो। जैसे अभी हमने बात की कि मीटिंग बाहर भी हो सकती है। अब क्या हर किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है ट्रैवल करके जाना पहुँचना, नहीं, तो इसीलिए अब तो क्या बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी क्या हम लोग मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली। तो डायरेक्टर्स इसके थ्रू भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद में ये टॉपिक LODR का है, ये हम बाद में बात करने वाले हैं। पहले हम जो अपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम जो रिमेनिंग LODR या कमिटी की बातें हैं वो बाद में करेंगे। ओके, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या बात करनी है कि नोटिस। देखो अगर एक कंपनी है तो कंपनी में कोई भी मीटिंग होगी तो सबसे पहले क्या जाएगा, नोटिस। यहाँ पे जो नोटिस जाएगा वो नोटिस कितने डेज का जाएगा, एटलीस्ट 7 डेज का यहाँ पे नोटिस जाएगा। वहाँ पे क्या था, 21 क्लियर डेज था, यहाँ पे 21 क्लियर डेज नहीं है, यहाँ पे क्या है 7 डेज का नोटिस जा रहा है। किसको जाएगा, हर एक डायरेक्टर को जाएगा, ठीक है। तो नोटिस सब डायरेक्टर्स को जाएगा। कैसे जा सकता है, हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जा सकता है। इसके अलावा क्या आप बिजनेस को शॉर्टर नोटिस पे कॉल कर सकते हो क्या, बिल्कुल। मतलब अगर हमें 7 दिन से कम पे मीटिंग कॉल करनी है तो क्या हम कॉल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली आप कॉल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन क्या है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होना चाहिए, मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो जाता है ना कभी कभी कि हम आ गए, पर कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतना शॉर्ट नोटिस पे आ पाए। मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, तब हम क्या करेंगे, तो अगर वो नहीं आया तो मीटिंग में रेजोल्यूशन जो है हमने पास किया उसको आप सर्कुलेट कर दो सब डायरेक्टर्स को, ठीक है। आप क्या करो, सबको उसको सर्कुलेट यहाँ पे कर दो टू ऑल द डायरेक्टर्स। और वो डिसीजन फाइनल कब होगा, जब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
उसको क्या कर देगा, रेटिफाई मतलब कंफर्म कर देगा। तो वो आया तो अच्छी बात है, वहीं पर अप्रूवल हो गया। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि आप भिजवा दो, उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है क्या, अगेन आर्टिकल्स एक लॉन्गर पीरियड प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ बोली है कि जो हमें नॉट लेस देन 7 डेज़ का नोटिस देना है, तो उसके लिए जो अपना एसएस है, एसएस ने क्या बोला, डेट ऑफ नोटिस नीड नॉट बी एक्सक्लूडेड, कि जिस दिन आप नोटिस को भिजवा रहे हो क्या हमें वो दिन को हटाने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीटिंग के डेट को क्या कर दो आप, एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बोली है, नोटिस आप दे दो, लेकिन आप नोटिस अगर बाय पोस्ट दे रहे हो तो बाय ऑर्डनरी पोस्ट मत देना, कि ऑर्डनरी पोस्ट में हमारे पास प्रूफ नहीं होता, तो इसीलिए हम स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डनरी पोस्ट से नोटिस जाएगा क्या, ऑर्डनरी पोस्ट से नोटिस नहीं जा सकता है। ठीक है, ये हमें चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो हम एक बात पढ़ते हैं कि जो भी आप नोटिस अगर बाय पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट से दे रहे हो तो 48 आवर्स आपको और काउंट कर लेना है, किसके, डिलीवरी के, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान दे देना है। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक ये पॉइंट है, अगर मान लो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इस डेट पे हमारी मीटिंग्स होंगी, तो क्या वापस से नोटिस भेजना है, बिल्कुल डिसाइडेड है कि इस डेट पे मीटिंग है, फिर भी यार लोग भूल जाते हैं, तो आपको वापस से नोटिस भेजना पड़ेगा, बिल्कुल। चलो, अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक है एजेंडा मैनेजमेंट। अच्छा, एजेंडा क्या होता है, अगर आप कंपनी में कोई भी मीटिंग करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ना, वहाँ पे कुछ पर्पस होगा। जब तक पर्पस आपको पता नहीं है तब तक कौन डिसाइड कर सकता है कि मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, तो इसीलिए नोटिस के साथ आप क्या अटैच करके दोगे, एजेंडा। एजेंडा नोटिस के साथ जा रहा है तो एजेंडा भी कितने टाइम का जाएगा, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग जाएगा। लेकिन भाई अगर आर्टिकल्स लॉन्गर पीरियड बोलते हैं तो फिर वो एक लॉन्गर पीरियड हो जाएगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये पूरा एकदम सेम ही चीज़ है, मतलब जो जो बातें हमने किस में की थी, नोटिस पे की थी, वही सेम सेम चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज साथ साथ जा रहे हैं दोनों। ठीक है, तो वही सेम सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या बोला यहाँ पे कि अगर हम कोई ऐसे आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आइटम किससे रिलेट कर रहा है, यूपीएसआई। यूपीएसआई क्या होती है, जो अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड होती है पर कैसी होती है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हम ऐसी कोई यूपीएसआई के रिगार्डिंग क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब एजेंडा में हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या हम ऐसी यूपीएसआई वाली इन्फॉर्मेशन को शॉर्टर पीरियड पे दे सकते हैं क्या, मतलब शॉर्टर नोटिस पे दे सकते हैं क्या, दे सकते हो अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर उसको क्या कर दें, कंसेंट कर दें, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो सेम ही चीज़ बोली है, मतलब मैंने कहा था ना सेम ही टॉपिक्स आएंगे, जो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, वहाँ पे नोटिस वाली बातें हो रही थी, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और इसके बाद क्या बोला, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और किसी ने भी कंसेंट नहीं दिया, अगर कंसेंट दे दिया तो आप भिजवा सकते हो, कंसेंट ही नहीं मिला तो क्या आप शॉर्टर नोटिस पे यूपीएसआई वाली इन्फॉर्मेशन भिजवा सकते हो क्या, नहीं भिजवा सकते हो। फिर हमें यहाँ पे यूपीएसआई क्या होता है, यूपीएसआई की डेफिनेशन हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले क्या बोला, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एक तो पब्लिक को पता नहीं है, अनपब्लिश, दूसरा वो इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है, मतलब उसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा क्या, बिल्कुल। देखो एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड हो गया, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर, टेक ओवर, या चेंजेस इन केएमपी, तो ये सब हम मानते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, यूपीएसआई है। मतलब अगर इनके बारे में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हो शॉर्टर नोटिस पे, तो हमें बात ध्यान रखनी है कि मेजॉरिटी कंसेंट ले आओ, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी वहाँ पे हमें कंसेंट इम्पॉर्टेंट चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। चलो, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पे आपको एक सैम्पल में मतलब एजेंडा कौन कौन से आइटम से भिजवाया जा सकता है, तो वो आपको एक पूरी टेबल गिवन है, इसको आप अपने एंड पे एक बार रीड कर लेना है। पूरी टेबल में एग्जाम्पल गिवन है कि किस किस मैटर पे मतलब एजेंडा जो है वो जा सकता है, यानी क्या क्या मैटर्स मीटिंग में डिस्कस हो सकते हैं। चलो, देखो इसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा,
कन्वीनिंग ऑफ अ मीटिंग, तो वही है कोई भी डायरेक्टर अगर चाहे तो वो किसी भी टाइम मीटिंग कन्वीन करने के लिए बोल सकता है, क्या बोल सकता है। और फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है अगर है तो देखो, क्योंकि CS जो है वो किस कंपनी में होगा, ऐसी कंपनी जहाँ पे कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा। अगर ऐसी कंपनी है जहाँ पे CS है तो फिर CS, अगर CS नहीं है तो एनी अदर पर्सन हु इज़ ऑथराइज बाय द बोर्ड वो उस डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे क्या कन्वीन करवा लेगा, मीटिंग कन्वीन करवा लेगा। तो कोई भी डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकते कि मीटिंग के लिए, बिल्कुल। और फिर ये हमने बेसिक बातें पहले भी की थी, आप इन पर्सन भी आ सकते हो या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ सकते हो, क्या बिल्कुल आ सकते हो। और अगर आपने प्रोविज़न नहीं माने हैं, नोटिस वोटिस प्रॉपरली नहीं दिया है, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, पेनल्टी। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो अपना सेक्शन है, सेक्शन 173 अपना हो गया यहाँ पे। अभी हम किस में आए हैं, सेक्शन 174। सेक्शन 174 किससे डील करता है, कोरम। अच्छा, कोरम वही है, हमने बात की थी AGM में मिनिमम मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कोरम बात की थी, पब्लिक कंपनी की अलग थी, प्राइवेट की अलग थी। यहाँ पे हमें जो कोरम बात करनी है वो कितनी है, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे सिंपल क्या बोला, 2 और 1/3 मतलब टोटल डायरेक्टर्स का कितना निकाल लो, 1/3। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 9 डायरेक्टर्स हैं तो 9 का हम कितना निकाल लेंगे, 1/3, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। तो 2 और 3 विच एवर इज हायर, 3, तो 3 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोरम हो जाएगी। इसके अलावा क्या बोला, जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काउंट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल काउंट होंगे। तो जो इन पर्सन आ रहे हैं वो भी काउंट होंगे कोरम में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहे हैं क्या वो भी कोरम में काउंट होंगे, क्या एब्सोल्युटली, ये भी कोरम में काउंट किए जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर। देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर डायरेक्टर्स कैसे हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं। तो अगर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में क्या बोला, क्या उनको कोरम में काउंट करना है या कोरम में काउंट नहीं करना है। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आपके हैं तो वो नॉर्मली कोरम में काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड और इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो फिर उस केस में क्या बोला, जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स नॉन इंटरेस्टेड हैं वो क्या बन जाएंगे, कोरम बन जाएंगे। अब इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, वैसे हमने क्लास में डिटेल में इसका एग्जांपल डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास डायरेक्टर्स कितने हैं, 12 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें से मान लेते हैं कि 2 डायरेक्टर्स क्या हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो क्या इन दोनों को हमें वैसे काउंट करना होता है क्या, कोरम में इनको हम वैसे भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अपने पास कितने डायरेक्टर्स हैं, 12 डायरेक्टर्स हैं। 12 में से अगर 10 डायरेक्टर्स क्या हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, 12 में से 10 के 10 क्या हो गए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब अगर मैं कोरम काउंट करूं तो कोरम हम कैसे निकालते हैं, 2 और 1/3 करके। तो क्या अब यहाँ पे 2 और 1/3 करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू, प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें 4 लोग चाहिए, है ना। तो इस केस में क्या बोला कि नॉर्मली अगर आप निकालो तो 2 और 1/3 अगर हम निकालेंगे 12 का तो वो कितना आ जाएगा, 4। तो हायर कौन सा है, 4। अब 4 तो हो नहीं सकते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्टेड ही 10 हो गए। तो अब ये जो 10 हैं ये 2/3 से ज़्यादा हो गए, नहीं हो गए, एब्सोल्युटली। तो इस केस में क्या बोला, अगर हम 2/3 निकालें तो 2/3 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 से ज़्यादा हो गए। तो इस केस में जितने भी डायरेक्टर्स बचे हुए हैं ना, मतलब 12 में से 10 तो इंटरेस्टेड हैं, तो अभी जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ही क्या मान लिए जाएंगे, कोरम मान लिए जाएंगे। इसका मतलब अगर कोरम में हमें काउंट करना है नॉर्मली तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो फिर जितने लोग बच गए ना उतने ही लोग क्या मान लिए जाएंगे, कोरम। पर कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 लोग यहाँ पर होने चाहिए। तो ये हमें चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि किसी डायरेक्टर का हमने क्या किया, रिमूवल कर लिया या कोई रिज़ाइन कर गया और इसकी वजह से कोरम से कम लोग ही बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो फिर क्या हम वो मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उस मीटिंग को बाकी ट्रांजैक्शन के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उन ट्रांजैक्शन के लिए कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो। तो या तो आप खुद ही अपॉइंटमेंट कर लो या फिर आप खुद अपॉइंटमेंट नहीं करते हो तो आप जनरल मीटिंग कन्वीन करवा लो जहाँ पे आप डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर लोगे। इसके अलावा बिना कोरम वाली मीटिंग में और कोई काम वैलिड होगा क्या, और कोई काम यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है।
ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, वही है एडजर्नमेंट की बात हो रही है कि अगर जो बोर्ड मीटिंग है वो एडजर्न हो जाती है, क्यों? बिकॉज कोरम प्रेजेंट नहीं थी। तो अभी हम चेक करेंगे एडजर्न मीटिंग। अब एडजर्न मीटिंग बुलाई गई, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल मान ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग इज कैंसल्ड। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है कि ऐसी लिस्टेड एंटिटीज़ जहाँ पे कितनी है टॉप 1000, वो हमें कहाँ से काउंट करना है? 1 अप्रैल 2019 से। और टॉप 2000 वो हमें कहाँ से काउंट करना है? 1 अप्रैल 2020 से। तो इस केस में क्या बोला यहाँ पे कि ऐसी लिस्टेड एंटिटीज़ जो टॉप 1000 है या टॉप 2000 है, उनके करम कोरम। अभी तक हम कोरम क्या पढ़ रहे थे? 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। इनकम के केस में कोरम क्या हो जाएगी? 3 और 1/3 विच एवर इज हायर। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। और इसके बाद एक ये टिक कर लेना एग्जाम्शन। अगर हम बात करें किसकी? सेक्शन 8 कंपनी की, तो सेक्शन 8 कंपनी में क्या बोला? कितने हैं? 8, या फिर 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। नॉर्मली हम करते हैं कितना? 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, पर यहाँ पे क्या बोला है? कितने ले लो? 8, या फिर क्या बोला? कितने ले लो? 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। नॉर्मली हायर है, यहाँ पे लेस है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है एग्जाम में, याद ही नहीं आता हायर था लेस था। ध्यान से हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलो, तो ये पूरा अभी कोरम का हो गया। अच्छा, ये 2 पॉइंट एक बार देख लो। कोई फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ रही है तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे एज 1, और टोटल स्ट्रेंथ में हमें उन डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना है जिनकी पोजीशन वेकेंट है। तो वेकेंट वालों की पोजीशन आपको काउंट ही नहीं करनी है। चलो, इसके बाद देख लो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? कमेटी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमेटी मीटिंग्स में जो कोरम वगैरह है वो किस तरीके से रहेगी? अगर एक्ट में मेंशन है तो आप वो ले लो। जैसे अगर हम बात करें LODR वगैरह की, जो वो टेबल्स हमने देखी थी, तो वहाँ पे टेबल्स में मेंशन था कि इतना इतना कोरम होगा। तो अगर रेगुलेशन में मेंशन है तो ठीक है, मेंशन नहीं है तो फिर आर्टिकल्स वगैरह में आप मेंशन कर लोगे। और कहीं पर भी मेंशन नहीं है तो फिर कौन डिसाइड कर लेगा? बोर्ड डिसाइड कर लेगा कि कितनी हमारी कोरम होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या बोली? अगर बोर्ड ने भी डिसाइड नहीं किया तो फिर आपकी कोरम जो है वो कितनी होगी? ऑल द मेंबर्स शेल फॉर्म कोरम। एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्ट में नहीं है तो आर्टिकल्स में लिख दो, ठीक है। आर्टिकल में भी नहीं लिखा हुआ, एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ, बोर्ड डिसाइड कर लेगा। बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, वैसे मान ली जाएगी। बोर्ड ने भी डिसाइड नहीं किया तो सबके सब मेंबर्स फिर किस में काउंट होंगे? सबके सब मेंबर्स कोरम में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब ये सेम चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी कि मीटिंग में कोई ना कोई तो होना चाहिए जो मीटिंग को हेड करेगा। तो यहाँ पर कौन है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो कंपनी का चेयरमैन है वही बोर्ड का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। इनकेस अगर कोई चेयरमैन है ही नहीं तो बोर्ड फिर अपने आप में से किसी को क्या कर देगा? इलेक्ट करके चेयरमैन जो है वो डिक्लेयर कर देगा। अब बोर्ड जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्या बताएगा कि अच्छा अगर ये चेयरमैन है तो ये इतने टाइम तक के लिए इलेक्ट रहेगा। जैसे मान लो 1 साल बोल दिया, अब वो उतने टाइम के लिए इलेक्ट रहेगा। जैसे उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम क्या डिसाइड करेंगे? क्या हमें उसको रीअपॉइंट करना है या हमें उसकी प्लेस पे किसी और का अपॉइंटमेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? अब बोर्ड डिसाइड कर लेगा। ठीक है, और ये हमें एक चीज़ गिवन है किसके बारे में? कमिटी मीटिंग्स के बारे में। तो कमिटी मीटिंग में कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड। अगर बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया तो कमिटी मेंबर्स आपस में से खुद को किसी को डिसाइड कर लेंगे कि आप चेयरमैन बन जाओ। मान लो उन्होंने भी डिसाइड नहीं किया तो जब मीटिंग होगी उस केस में आपस में से खुद में से किसी को एक को इलेक्ट कर लो कि वो ही फिर क्या बन जाएगा? वहाँ पे चेयरमैन बन जाएगा। ओके, अब हम किस पे आते हैं? मिनट्स। मिनट्स अपना सेम टॉपिक यहाँ पर भी आया था। तो ये आप थोड़ी बहुत चीज़ें कंपेयर करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। बस डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना कि ये टॉपिक वहाँ पे क्या था, ये टॉपिक यहाँ पे क्या है। मिनट्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। हमने वहाँ पे बात की थी कि अलग अलग टाइप की मीटिंग्स हैं तो अलग अलग आपको दोनों के लिए ही क्या प्रिपेयर करने होंगे? मिनट्स प्रिपेयर करने होंगे। अब जो मिनट्स हैं हर कंपनी को प्रिपेयर करने होते हैं एज पर सेक्शन 118। कल हमने बात की थी चाहे
कंपनी की जनरल मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, कमेटी मीटिंग हो, पोस्टल बैलेट वाली मीटिंग हो, हर केस में क्या मेंटेन करने हैं, मिनट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, जो मिनट्स आप मेंटेन कर लोगे, फाइनलाइज कर लोगे, वो कितने डेज में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या काम करना है, मिनट्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, अगर हम बात करें तो मिनट्स में हमें एक तो क्या लिखना है, कौन से डायरेक्टर्स मीटिंग में आए थे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो भी रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुआ, तो उस केस में पास तो हो गया, पर किन किन लोगों ने अपनी असेंट मतलब कंसेंट नहीं दी थी, हमें उनका नाम वहाँ पे देना होगा। इसके अलावा चेयरमैन डिसाइड करेगा कि उसको कोई मैटर अगर लग रहा है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, डेट्रीमेंटल है, इरेलीवेंट है, डिफेमेटरी है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि क्या उसको ये मैटर इंक्लूड करना है या उसको ये मैटर एक्सक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या बोला, मेंटेन करना है हमें, तो हर एक मीटिंग के लिए डिस्टिंक्ट एक सेपरेट बुक बनेगी, फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, और पेज के ऊपर आपको कॉन्जिक्यूटिव क्या डालने हैं, नंबर्स भी डालने हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया है तो आपको सबके ऊपर क्या करना है, टाइम स्टैम्प डालना है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, अगर हमने एक बार मिनट्स को रिकॉर्ड कर लिया, क्या हम अब कोई टैम्परिंग या छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं मिनट्स के साथ में, कुछ नहीं। अगर आपने लूज लीव फॉर्म में ऐसे पेजेस में मेंटेन कर रखा है तो एक टाइम के बाद उसको क्या कर लो, बाइंडिंग कर लो। ठीक है, और फिर क्या बोला, कहाँ मेंटेन करोगे, कहाँ रखोगे, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी या फिर एनी अदर प्लेस एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। ओके, अब आते हैं हम लोग मिनट्स के कंटेंट। जनरल देखो क्या बोला है, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ मीटिंग, बेसिक बातें हैं, ये आपको रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद में कौन कौन डायरेक्टर्स आए थे, उनके नेम्स रिकॉर्ड करो, कौन फिजिकली आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आया, सीएस कौन था वहाँ पे, और इन्वाइटीज़ कौन कौन थे, वो सब चीज़ें, और जो भी हमने अपॉइंटमेंट किए हैं एट द बोर्ड मीटिंग, वो सब के सब हमें चीज़ें मिनट्स में रिकॉर्ड करनी। तो जनरल बातें हैं तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा क्या बोला है कि कुछ कुछ क्या है कंटेंट जो कि स्पेसिफिक है, कि ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होंगी। अब देखो क्या क्या बोला है कि कौन से डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं और वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं, मतलब फिजिकली आए हैं या किस तरीके से आए हैं, वर्चुअली आए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड से आया है, कहाँ से आया, कैसे आया, लोकेशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। देन सीएस के बारे में बात हो गई, चेयरमैन किस तरीके से हमने इलेक्ट किया, कोरम आई है नहीं आई है, किन लोगों ने लीव ऑफ एब्सेंस ली थी, किन को लीव ऑफ एब्सेंस मिल गई। अगर कोई प्रीवियस मीटिंग है तो उसकी मीटिंग जो है उसके मिनट्स हम लोग नोट करते हैं, वो सारी चीज़ें। कमिटी मीटिंग्स के मिनट्स भी हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। तो ये सब कंटेंट्स हो गए मिनट के। ठीक है, फिर क्या बोला है, फेयर एंड करेक्ट समरी है, क्लियर है, कंसाइज है, वो सारी बातें बोल दी हैं। ओके, अच्छा इसके बाद क्या बोला कि मिनट्स को हम फाइनलाइज कब करेंगे, वही 30 डेज में। हमने बात करी ली थी बिगिनिंग में कि जैसे आपकी मीटिंग कंक्लूड होती है उसके विद इन 30 डेज। देखो पहले 15 डेज में क्या बनते हैं, ड्राफ्ट मिनट्स। फिर वो ड्राफ्ट मिनट्स हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं सब डायरेक्टर्स को। ठीक है, चाहे डायरेक्टर मीटिंग में आया चाहे नहीं आया, आप सबको सर्कुलेट करोगे, सब लोग चेक करके अपनी कंसेंट भेज देंगे कि हाँ मिनट्स वगैरह एकदम ठीक है, हमें कोई इशू इससे नहीं है। फिर जो सीएस है वो विद इन 30 डेज क्या कर लेगा, फाइनलाइज। तो मीटिंग से 15 डेज में ड्राफ्ट बन जाएंगे एंड देन अगले 15 डेज में फाइनलाइज करके तो ओवरऑल 30 डेज में क्या बन जाएंगे, आपके फाइनल मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। और फिर बेसिकली क्या बोला, साइनिंग वगैरह। अब आपको याद हो साइनिंग के बारे में और डेट के बारे में बात हमने ऑलरेडी जनरल मीटिंग में पढ़ी थी। ठीक है, कि मीटिंग जो है उसका सेम चेयरमैन भी कर सकता है और अगली वाली मीटिंग का चेयरमैन भी कर सकता है, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सेम ही है यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा
क्या हम मिनट बुक को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इंस्पेक्शन वगैरह किया जा सकता है। तो कोई भी बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग के मिनट्स अगर है तो आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसकी कॉपीज़ वगैरह रिसीव कर सकते हो। जैसे मान लो कोई डायरेक्टर अभी तक बना नहीं है, क्या वो अपने डायरेक्टर बनने से पहले जो उसके होने से पहले मीटिंग्स हुई थी, क्या वो उसकी मिनट भी चेक कर सकता है क्या? बिल्कुल चेक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो चेक करके आएगा ना कि यार इसमें कैसे कैसे बातें होती हैं कंपनी में, क्या क्या बोर्ड डिस्कस कर रहा है, कहीं वो चला जाए और फिर मान लो फ्रॉड में फंसा दिया उसको, तो वो पहले वाली मीटिंग की मिनट्स पे इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड देन हमें मिनट्स को प्रिजर्व करना है, तो ये तो हमने कल भी बात की थी कि मिनट्स जो प्रिजर्व होंगे वो परमानेंटली प्रिजर्व यहाँ पे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना है टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस। बीआर हम बात करते हैं, तो बीआर कैसे पास होता है? बाय मेजॉरिटी। और एक होता है अपना यूनानिमस रेजोल्यूशन, ये कैसे पास होता है? जितने भी डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट है उन सब डायरेक्टर्स, मतलब 100% डायरेक्टर्स जो मीटिंग में आए हैं, अगर हमें सबकी कंसेंट मिलती है तो ही फिर क्या पास होगा? यूनानिमस रेजोल्यूशन। मतलब 100% डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए जो मीटिंग में आए हैं। यहाँ पे हमें कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन है जहाँ पे जो कंसेंट है वो हम कैसे पास करवाएंगे? थ्रू यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। देखो फर्स्ट क्या बोला है, अगर हम किसी एमडी को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर वो किसी और कंपनी में भी एमडी है, ये अभी अपन इसके बाद में एक चैप्टर पढ़ेंगे केएमपी वाला, वहाँ पे टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है पावर टू इन्वेस्ट लोन्स गारंटी 186। इस चैप्टर के जस्ट पहले हमने एक चैप्टर कवर किया था, सेक्शन 186 हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो हमने वही बात की थी ना कि अगर आप विद इन द लिमिट काम करते हो तो बीआर पास करना है, तो वो बीआर कैसे पास हो रहा था? बाय यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन वो पास हो रहा था। और इसके अलावा एक अपना चैप्टर है पार्ट ए का डिपॉजिटर्स का, मतलब डिपॉजिट वाला। तो अगर आप वहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव करना चाहते हो उसकी टर्म खत्म होने से पहले, तो भी बीआर पास करके होगा। और वो किस तरीके से होगा? यहाँ पे यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन से होगा। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट जो रेजोल्यूशन है वो क्या? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें मीटिंग कॉल नहीं करनी है, हम जो भी रेजोल्यूशन है वो क्या करेंगे? डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर देंगे, वो जहाँ पर भी है वो क्या करेंगे? अपना जो रेजोल्यूशन है उस पर कंसेंट अगर येस बोलना है नो बोलना है वो वही हमें वहीं से भिजवा देंगे। मतलब वही मीटिंग में आके कंडक्ट करने की जरूरत है कि मीटिंग को नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्या पे काम करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ अगर आपको याद हो, जो हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डायरेक्टर्स वाला चैप्टर, वहाँ पे हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 179 सब सेक्शन 3। वहाँ पे हमने क्या बात की थी? पावर्स ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब वो कुछ पावर्स थी, लाइक आपको याद हो बायबैक करना, कॉल्स हो गया, मर्जर और ये सब हो गया, बोरोइंग्स वगैरह करना हो गया, इन्वेस्टमेंट करना हो गया। तो ये जो कुछ एक लिस्ट ऑफ पावर्स गिवन है, ये सारे काम कंपनी सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर सकती थी? एक ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग में ही कर सकती है। क्या वो इनमें से कोई भी काम कर सकती है सर्कुलेशन से? नहीं। तो 179(3) के अलावा कोई भी मैटर है तो आप सर्कुलेशन से कर सकते हो, पर वो वाले मैटर आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे चीज़ें ध्यान देनी है। अच्छा, फिर वही है कि अगर आपको इससे पास करवाना है तो जो भी सर्कुलेशन है तो एक ड्राफ्ट सर्कुलेशन ड्राफ्ट फॉर्म बनाओ, और जो भी एड्रेस वगैरह है डायरेक्टर्स की रजिस्टर्ड आपके पास में उसके प्रोवाइड कर दो उनको, ठीक है। देन क्या बोला? मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या आनी चाहिए? कंसेंट। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको लगता है कि नहीं यार सर्कुलेशन से नहीं, तो मीटिंग में जाके रेजोल्यूशन पास करना है, डिस्कशन करना है, सब कुछ करना है। तो उस केस में क्या बोला है कि वेयर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। टोटल डायरेक्टर्स में से अगर कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स क्या बोल देते हैं कि हम तो कैसे पास करेंगे, हम तो मीटिंग कंडक्ट करके ही पास करेंगे, यानी हमें बाय सर्कुलेशन वैलिड नहीं लगता है, तो क्या इस केस में यहाँ पे बाय सर्कुलेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे काउंट करेंगे, क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी काउंट होंगे क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे टोटल में इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी काउंट किए जाएंगे। और फिर ये क्या बोला कि अगर हमने कोई भी मैटर कैसे पास किया है? थ्रू सर्कुलेशन पास किया है, तो उसकी आप नोटिंग कर लो। कहाँ पे नोटिंग कर लो? सब्सिक्वेंट मीटिंग में नोटिंग कर लो। और ये अभी हमने बात की सेक्शन 179(3) वाले जो भी मैटर्स हैं, क्या आप वो यहाँ पे सर्कुलेशन से पास करवा सकते हो क्या? पास नहीं करवा सकते हो।
अब यहाँ पर बेसिकली हमें प्रोसेस गिवन है, तो इसमें बाकी सब तो एकदम सेम बातें हैं, एक दो ये पॉइंट पढ़ लेना। पहली बात तो क्या बोली है कि कौन कौन से लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमें सर्कुलेशन से पास करना है या नॉर्मली पास करना है। तो क्या बोला, या तो चेयरमैन, चेयरमैन नहीं है तो फिर एमडी, एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर डिसाइड कर सकता है, लेकिन अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। और अभी जो हमने एक बात की थी कि जो हम 1/3 डायरेक्टर्स का कैलकुलेशन करेंगे कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं सर्कुलेशन पे नहीं करना है, तो उस 1/3 को निकालने के लिए जो हम टोटल डायरेक्टर्स लेंगे, टोटल डायरेक्टर्स में क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स काउंट होंगे, क्या वो जो है वो काउंट होंगे, उनको हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है। बाकी प्रोसेस है तो वो तो सिंपल है, एक बार आप देख लेना। अच्छा, फिर क्या बोला कि हमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी साल में एटलीस्ट एक तो मीटिंग रखनी है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। चलो, इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हमें गिवन है दैट इज व्हाट, ड्यूटीज। अच्छा, आपको याद होगा कि ये सेम ही चीज़ हमने पढ़ी थी कल भी, जहाँ पे हम ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे सीएस की। तो जो सीएस की ड्यूटीज़ थी वो ड्यूटीज़ हमने कहाँ का पढ़ी थी, एक तो बिफोर द मीटिंग क्या होती है, वही है मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करना, नोटिस भिजवाना, वो सब चीज़ें। देन ड्यूरिंग द मीटिंग चेयरमैन को हेल्प करना, वो सारी बातें आ जाएंगी। और उसके बाद में आफ्टर द मीटिंग वो सब क्या बातें आ जाएंगी, मिनट्स वगैरह प्रिपेयर करना है, ड्राफ्ट मिनट्स भिजवाने, 15 डेज़ में अप्रूवल आ जाएगा उनका, देन 30 डेज़ में आपको प्रिपेयर करना है। तो मिनट्स वाले सारे काम कहाँ पे आ जाएंगे, आफ्टर वाली चीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो तो हमने कवर कर ही लिए हैं। इसके बाद एक बेसिकली क्या बोला है, वर्चुअल मीटिंग्स। तो ये सेम ही चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि अगर आप मीटिंग वर्चुअली कंडक्ट कर रहे हो तो हमने यार उसके एडवांटेजेस बात किए थे, डिसएडवांटेजेस बात किए थे। तो ये आपको अपने एंड पे देखने एकदम बेसिक है। एक बार रीड करोगे लैंग्वेज, अपने आप अपने लैंग्वेज में भी खुद से भी लिख सकते हो। इसमें आज सच कोई भारी भरकम एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आप अपने एंड पे देख लेना। इसके अलावा जो हमने एक दो टॉपिक्स ऊपर देखे थे कमिटी मीटिंग्स वाले, वो हम देख लेते हैं, एंड देन अपना ये चैप्टर भी डन हो जाएगा। ओके, देखो, तो यहाँ पे अपने टॉपिक है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, और ये हमें कुछ प्रोविजंस किसके अकॉर्डिंग गिवन है, सेबी एलओडीआर। मतलब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ऑब्वियसली एक लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहे हैं। देखो क्या बोला है, अगर यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी है ना, तो अब उसको एक एडिशनल कंप्लायंस क्या करनी होती है कि उसको एक्सचेंज को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो क्या बोला है कि एक्सचेंज को आपको प्रायर इंटीमेशन देनी है अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जिसमें ये सारे के सारे मैटर डिस्कस होने वाले हैं। मतलब अगर आप ये मैटर्स पे मीटिंग करने वाले हो ना, तो आपको एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेट करना होगा कि हमारी ये मीटिंग होने वाली है और उसमें हम ये सारे मैटर्स में से जो भी मैटर है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मैटर्स कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से मैटर्स होंगे जहाँ पे आप इंटीमेशन दोगे। फाइनेंशियल रिजल्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, बायबैक, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, मतलब आप खुद जानबूझ के अपने आप को लिस्टिंग स्टेटस से हटाना चाहते हो, मतलब आप लिस्टेड नहीं रहना चाहते हो, और ये आप कैसे कर रहे हो, वॉलेंट्री। आपके लेकर आ रहे हो फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आ रहे हो, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीबी, ये सब आप मतलब कोई भी टाइप का आप इशू लेकर आ रहे हो तब। इसके बाद क्या बोला, डिविडेंड डिक्लेयर किया, यहाँ पे रिकमेंड किया, इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ जो कि इक्विटी में कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड देन बोनस। इनमें से अगर आपने कोई भी काम करना है मीटिंग में तो आप प्रायर इंटीमेशन दो। किसको दोगे प्रायर इंटीमेशन, आप स्टॉक एक्सचेंज को आप दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है यहाँ पे कि जो आप इंटीमेशन दोगे ना, अब देखो अलग अलग हमें डेज गिवन है, तो 3 टाइप के डेज हैं, एक है 2 डेज, एक है 5 डेज और एक है 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि ये जितने भी अबव मैटर्स हैं इन सब में जो आपका इंटीमेशन जाएगा वो 2 वर्किंग डेज जाएगा। यहाँ पे वर्किंग डेज इंपॉर्टेंट है, वो हमें चीज़ ध्यान रखनी है। तो 2 वर्किंग डेज पहले आप इंटीमेशन दोगे, लेकिन याद है इसका अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था फाइनेंशियल रिजल्ट वाला, इस केस में 2 नहीं है, बाकी सब में 2 है, 2 वर्किंग डेज पहले। फाइनेंशियल रिजल्ट के केस में कितना है, 5 वर्किंग डेज पहले आपका इंटीमेशन जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को।
और इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैटर्स गिवन है जहाँ पे एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज पहले एक्सचेंज को क्या जाएगा, इंटीमेशन जाएगा। तो 11 वर्किंग डेज के लिए कौन से हैं? अगर हम कोई भी क्या कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, किस में, राइट्स में, प्रिविलेजेस में, सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, तो ऑल्ट्रेशन के लिए अगर आपने मीटिंग की है तो वो जो इंटीमेशन जा रहा है मीटिंग से पहले कितने डेज पहले जाएगा, 11 वर्किंग डेज पहले जाएगा। या फिर आपने कोई ऑल्ट्रेशन किया किस में, जिस दिन आप डेट, जिस पर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, कुछ पेमेंट करोगे, तो वो डेट में अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो उस केस में भी आप जो मीटिंग करने वाले हो उस मीटिंग के 11 वर्किंग डेज पहले आप क्या दोगे, वहाँ पे इंटीमेशन दोगे। ठीक है। फिर अपना एक टॉपिक है जहाँ पे हमें कुछ कुछ बातें बताई है कमिटी के बारे में। तो ये कमिटी के बारे में हम ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर था वहाँ पे पढ़ चुके हैं, कमिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी कमिटीज़ होती हैं, मीटिंग वगैरह कितनी करनी। देखो LODR के अकॉर्डिंग आपको याद हो तो गिवन है, कंपनीज एक्ट में कहीं कहीं पर गिवन है, जनरली गिवन नहीं है, तो बोर्ड डिसाइड कर लेगा कि कब कब कमेटी की मीटिंग्स हमें कंडक्ट करवानी है और कौन कौन सी पावर्स हमें मीटिंग के लिए कमेटी को जो है वो डेलीगेट करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी तो वही है, चेयरमैन इलेक्ट करना है, इलेक्ट नहीं हुआ तो आपस में से इलेक्ट कर लोगे। तो वो ये सब टॉपिक्स जो हैं वो अपन ने अभी टॉपिक के बीच बीच में कवर कर लिए हैं। मीटिंग कर सकते हो, एडजर्न कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ होती है, अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ जाती है तो चेयरमैन के पास एक क्या होता है, कास्टिंग वोट, सेकंड वोट होता है। अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ जाते हैं तो चेयरमैन एक और वोट वहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो सारी सेम चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है। सो विद दिस हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो बोर्ड मीटिंग का चैप्टर है वो भी डन हो गया। अब अपना डायरेक्टर्स का बस एक लास्ट चैप्टर रिमेनिंग है, KMP वाला, एंड देन अपना जो डायरेक्टर्स वाला पोर्शन है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके।